हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले आप मेनली दो बातों का ध्यान रखोगे। फर्स्ट, कि आपके उस चैप्टर के बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दूसरी, उस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसको आपने डिटेल से अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपने इन दोनों बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमेशा की तरह जो आप हमेशा बोलते हो कि एनसीईआरटी की मिसलेनियस जो है वो हमेशा आपको मुश्किल ही लगेगी। So first question, let f from R to R be defined as fx is equal to 10x plus 7. Find the function g from R to R such that g of f is equal to f of g is equal to IR. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक फंक्शन गिवन है f R to R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन कैसे है? fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। फाइंड अ फंक्शन, हमें एक और फंक्शन ढूंढना है g, वो भी किस तरह से डिफाइन है? R टू R सच दैट, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि g ऑफ f और f ऑफ g का आंसर कितना आएगा? आइडेंटिटी फंक्शन इन R। IR का क्या मतलब है? आइडेंटिटी फंक्शन इन R मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर। अब देखो, फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा कि अगर आप इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व करके आए हो ना, तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें f की फंक्शन की बात हो रही है, एक g फंक्शन की बात हो रही है, f ऑफ g, g ऑफ f, इन सभी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर वो इन्वर्टेबल फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है? f फ्रॉम x टू y, तो g एक मैपिंग है y टू x मतलब उससे रिवर्स। तो g ऑफ f का आंसर भी आइडेंटिटी फंक्शन इन x, f ऑफ g का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन इन y, तो मैं g को बोल सकता हूँ कि वो क्या है? f इनवर्स। तो यहाँ पर वो इसी की बात कर रहे हैं। मतलब जस्ट आपको यहाँ पर मैं ये हिंट देना चाहता हूँ कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि उसी में g ऑफ f, f ऑफ g मतलब f मैपिंग भी होती है और g मैपिंग भी होती है। आप बोलोगे सर उल्टी कैसे है? देखो यहाँ पर f क्या है? R टू R, अब G इसका रिवर्स कर दो R टू R, मतलब दोनों तरफ डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, मतलब दोनों तरफ हमारा रियल नंबर ही आएगा। अब देखो, सबसे पहले हम इन्वर्टेबल फंक्शन में क्या करते हैं? देखो, f हमारी मैपिंग कैसे डिफाइन है? R टू R। डिफाइन कैसे है? fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो किया है तो आपको पता है मैं यहाँ पर हमेशा लिखता हूँ लेट fx इज इक्वल टू y वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो y है वो मतलब कि इसकी रेंज है वो इस सेट में से आ रहा है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। जब भी हम एक उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है? हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो, 10x प्लस 7 इज इक्वल टू y, 10x इज इक्वल टू y माइनस 7, x इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। अब दूसरी बात हम ये चेक करते हैं कि क्या जो मैंने मतलब कि x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, क्या ये डिफाइन है? डिफाइन से मेरा क्या मतलब है कि क्या इसके डिनोमिनेटर में 0 कभी बन सकता है? नहीं, इसके डिनोमिनेटर में कौन है? 10। क्या यहाँ पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन सकता है? इस हमारे वैल्यू में कहीं पर भी अंडर रूट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं, रूट के अंदर नेगेटिव और समथिंग अपॉन 0। ये दोनों मैथ्स में क्या होती हैं? नॉट डिफाइंड। और ये दोनों हमारे मतलब कि इस वैल्यू में नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी डिफाइंड है, मतलब हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, अब देखो उल्टी मैपिंग हम कैसे लिखेंगे। अब देखो, ये हमारी मैपिंग है f R टू R, ये हमारी इनपुट है, ये x में कोई रिलेशन है और अल्टीमेटली हमारा आंसर किस में आएगा? y में। अब हम एक उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे R टू R। अब यहाँ पर क्या होगा? y, क्योंकि उल्टी लिखनी है ना हमें, y, यहाँ पर y में कोई रिलेशन और अल्टीमेटली हमारा आंसर किस में आएगा? x में। देखो यहाँ पर मैं आपको लिए समझाने के लिए लिख देता हूँ, ये x है, ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? r y r x। तो y मेरी इनपुट है और
आउटपुट मेरी या रेंज मेरी क्या आएगी, x। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो लेट g फ्रॉम R टू R, मैंने मैपिंग लिखी है R टू R। अब वो डिफाइन कैसे, आपको पता है इसकी उल्टी मैपिंग है, मतलब इसमें y इनपुट होगी हमारी। अब y में रिलेशन y माइनस 7/10 और अल्टीमेटली x में हमारा आंसर। तो मैंने जस्ट देखो fx से उल्टी एक मैपिंग लिख ली। अब देखो उन्होंने मैपिंग लिखने को बोला था मगर फंक्शन लिखने को बोला था, मैंने लिख दिया। अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये सब कुछ ट्रू हो रहा है या नहीं। मैपिंग मैंने लिख दी। यहाँ पर आप देखो लेट g ऑफ f को पहले सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कंपोजिशन कैसे सॉल्व होती है, जो राइट साइड पे फंक्शन होता है हम उसी की इनपुट लेते हैं। अब f है, f की इनपुट कौन है, x, तो यहाँ पर आप x ले लो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, g के अंदर fx। अब आपको पता है कि g के अंदर fx है। देखो g y की वैल्यू कितनी है, g y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 7/10। तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर fx लिख दूँ तो कितना आंसर आएगा, fx माइनस 7/10। तो कितना आंसर आएगा, fx माइनस 7/10। आप यहाँ पर देख सकते हो y फिल किया y माइनस 7/10, fx फिल किया fx माइनस 7/10। अब fx की अपनी वैल्यू कितनी है, 10x प्लस 7 माइनस 7/10। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये fx की वैल्यू है और ये भी fx की वैल्यू है। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 10x प्लस 7 माइनस 7/10। अब आपके सामने है ये दोनों वैल्यूज़ प्लस 7 माइनस 7 कट हो गई, तो कितना आ गया 10x/10। अब ये भी कट हो गया, तो विच इम्प्लाइज g ऑफ f का आंसर मेरे पास कितना आ गया, x। अब सेम वे से हम f ऑफ g को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर f ऑफ g को हम कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है राइट साइड में कौन सा फंक्शन है, g, और g की हमारी इनपुट कितनी थी, आपको पता है y। ठीक है, तो यानी कि हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ g y, मतलब f के अंदर gy। और आपको पता है कि हम कंपोजिशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो fx की वैल्यू कितनी थी, fx की वैल्यू थी 10x प्लस 7। तो अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँगा तो मैं x की जगह पर 2 लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पर gy फिल करूँगा तो मैं x की जगह पर gy लिखूँगा, दैट इजी। तो यहाँ पर आप लिख दो 10 इंटू gy प्लस 7, जहाँ पर भी x था उसको मैंने gy से रिप्लेस कर दिया। अब देखो gy की अपनी वैल्यू कितनी है, gy की अपनी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, y माइनस 7/10 प्लस 7। अब देखो यहाँ पर 10 के साथ 10 कैंसिल आउट हो सकता है, आपके सामने ही है। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना रह गया, y माइनस 7 प्लस 7। अब माइनस 7 प्लस 7 भी आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो विच एम्प्लाइज कितना आंसर आ गया, y। मतलब f ऑफ g का आंसर कितना आ गया, y। ठीक है, अब देखो g ऑफ f का आंसर कितना आया, x। इसको मैं आपको याद होगा इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बोलता हूँ, x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन x। x कहाँ से आ रहा है, x में से। अब हमारा जो x है वो कहाँ से आ रहा है, r में से, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन r वेयर, आप लिखना लिख दो x बिलोंग्स टू r। ये मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा था, क्योंकि हमारी डोमेन और कोड मेन दोनों क्या हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेम f ऑफ g, इसका आंसर कितना आ रहा है, y। अब y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से, तो इसको भी हम IR ही लिखेंगे, वेयर y बिलोंग्स टू r। ठीक है, विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू IR। मतलब ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जो हम प्रूव करना चाहते थे। अब देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, हमें एक f फंक्शन गिवन था
और हमें एक g फंक्शन लिखना था जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो मैंने एक g फंक्शन लिखा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेबल, मतलब कि जो फंक्शंस होते हैं उसकी हेल्प से लिखा। इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेबल फंक्शन में हम उल्टा फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो जैसे ही मैंने g को लिखा और मैंने ये वाली कंडीशंस चेक करके देखी तो वो हमारी ट्रू हो गई। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम w टू w बी डिफाइंड एज। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया f, अब जिसकी डोमेन कितनी है w मतलब होल नंबर्स, को डोमेन कितनी है w मतलब होल नंबर्स। अब वो डिफाइन कैसे है, fn इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ पर x की जगह पर हमें n दिया गया है, बट इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। fn इज इक्वल टू n-1 अगर n ऑड है, और fn इज इक्वल टू n+1 अगर n इवन है। मतलब इवन के लिए और आंसर है, ऑड के लिए और आंसर है। शो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, हेयर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो f है, मतलब जो फंक्शन है, ये इन्वर्टेबल है और इसका हमें इन्वर्स भी ढूंढना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे को रिलेशंस एंड फंक्शंस में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 12। अब एग्जाम्पल नंबर 12 सेम थी, जस्ट माइनर चेंजेस थे। यहाँ पर n टू n था, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर n इवन था और यहाँ पर n ऑड। मतलब इवन के लिए ये आंसर था, ऑड के लिए ये वाला आंसर था। जस्ट माइनर चेंजेस से, क्वेश्चन सारा सेम था। अब देखो इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल। अब आपको याद होगा इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो डेफिनेशन वाला मेथड कि हम एक उल्टी मैपिंग ढूंढते हैं g ऑफ f, f ऑफ g। अब आपको याद होगा एक और मेथड भी है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है, इन्वर्टेबल। बाइजेक्टिव मतलब 1-1-2। अगर कोई फंक्शन 1-1-2 है तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है, इन्वर्टेबल। तो मैं आपको इसी मेथड से करवाऊंगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल 12 भी 1-1-2 वाले मेथड से ही की थी, क्योंकि उस एग्जाम्पल में हमें उस फंक्शन को 1-1-2 ही प्रूव करना था। तो क्योंकि हमने एग्जाम्पल 12 पहले ही की हुई है तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और वैसे भी आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि इसको प्रूव करो कि ये 1-1-2 है, तो आपके दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे। देखो फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइन है, लेट f फ्रॉम w टू w। अब आपको पता है जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। अब देखो हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है। देखो ये डबल फंक्शन है, मतलब डबल वैल्यू दे रहा है। fn की वैल्यू n-1 है, इसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, अगर n इज़ ऑड, n+1 है इफ़ n इज़ इवन। अब आपको देख के पक्का यकीन हो गया होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, उसमें हमें यही स्टेटमेंट गिवन थी, ठीक है। मतलब इवन के लिए और आंसर है, ऑड के लिए और आंसर है, ठीक है। अब इसको हमें क्या प्रूव करना है, इन्वर्टेबल। मतलब पहले हम 1-1-2 के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 1-1। तो आपको पता है 1-1 के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट n1 एंड n2 बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर्स में से मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो यहाँ पर हमें केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि दोनों इवन हो, ये भी हो सकता है दोनों ऑड हो, ये भी हो सकता है कि एक इवन हो और एक ऑड हो। तो हमें 4 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, तो 1 बाय 1 करके करते हैं। तो सबसे पहले केस 1। केस 1 हम क्या लेंगे, व्हेन बोथ n1 एंड n2 आर इवन। मान लो ये दोनों क्या हैं, इवन। अब आपको पता होगा कि 1-1 में हम एक्चुअली में प्रूव क्या करते हैं। देखो 1-1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट साइड में जो भी सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई एलिमेंट खाली ना रहे और हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1-1। अब थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करना चाहूँगा आपके लिए। अब आपको पता होगा कि 1-1 में हम करते क्या हैं, हम 1-1 में दो इमेजेस सेम मान लेते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। अगर इमेजेस सेम है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे या एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं आए
तो x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, ये दोनों क्या हैं सेम, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। और अगर बाय चांस दोनों एलिमेंट्स भी सेम आ गए, अब रैंडमली दो एलिमेंट सेम आ गए, रैंडमली हमने इमेजेस सपोज की थी, मतलब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, मतलब फंक्शन हमारा क्या है 1 1। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखो लेट fn1 इक्वल टू fn2, मतलब इमेजेस क्या हैं सेम। तो आपको पता है n1 n2 दोनों क्या है इवन, तो इवन के लिए हमारा फंक्शन किस तरह से आंसर रहता है +1 और ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं, 1 और 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा n1 इक्वल टू n2। तो देख लो एलिमेंट्स इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो हमारी 1 1 की डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर एलिमेंट्स भी सेम आ गए तो फंक्शन क्या है 1 1। देयरफॉर f इज 1 1, मतलब इस केस में हमारा फंक्शन क्या है 1 1। अब सेकंड केस को नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो ये हमारा सेकंड केस है, लेट बोथ n1 एंड n2 आर ऑड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इमेजेस हम सेम मान लेंगे। ठीक है, आपको पता है ऑड के लिए हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, -1 n2 -1। अब हमेशा की तरह ये आपस में कट हो जाएंगे, और अगर ये आपस में कट हो गए तो n1 इक्वल टू n2, इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट सेम आ गए, देयरफॉर अगेन f इज 1 1, मतलब इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या है 1 1। अब केस थर्ड की बात करते हैं। अब देखो केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है लेट n1 इज even एंड n2 इज ऑड। अब अगर आपने एग्जाम्पल 12th को अच्छे से समझा है तो आपको पता है कि हमारा ये वाला मेथड यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि देखो हम यहाँ पर इमेजेस सेम मानते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आता है n1 इक्वल टू n2। अब आपके सामने है n1 इवन है, n2 ऑड है, मैंने सपोज किया है, और इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर के इक्वल तो नहीं आ सकता, मतलब ये वाला केस तो हमारा यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो इसको हम फिर 1 1 कैसे चेक करेंगे, जब भी देखो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब केसेस वाले क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज हम यही मेथड 99% क्वेश्चंस में हम यही मेथड फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर आपका n1 और n2 इक्वल नहीं आ रहा तो हम इससे उल्टा चलेंगे। अब आपको पता है कि n1 इवन है, n2 ऑड है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब आपको क्लियरली पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अगर इनकी इमेजेस भी डिफरेंट आ गई, मतलब देखो ये n1 है, ये n2 है, ये fn1 है, ये fn2 है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, तो इस तरह से भी हम 1 1 चेक कर सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर अब लिख लो सिंस, उल्टा चलेंगे, इससे बिल्कुल उल्टा, n1 नॉट इक्वल टू n2। ठीक है, अब fn1 को चेक करते हैं एक बार। fn1 का आंसर कितना आएगा, देखो ये जो प्रोसीजर मैं आपको करवा रहा हूँ ना केसेस वाला, ये आपको फोर्थ क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप फोर्थ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मतलब कि ऑनलाइन चेक करोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सभी चीज़ें आप अच्छे से यहीं पर सीख लो। देखो fn1, अब n1 क्या है इवन, और इवन के लिए हमारा आंसर कितना आएगा n1 + 1। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ n1 इवन है, और इवन नंबर में अगर आप एक ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा ऑड। अब चेक कर लो, 2 में 1 ऐड कर लो 3, 4 में 1 ऐड कर लो 5, 6 में 1 ऐड कर लो 7। तो मतलब अगर n इवन है, जिसको आप लिखना लिख लो, इवन + 1 इज इक्वल टू हमेशा कितना आएगा ऑड। अब सेम वे से fn2, अब n2 क्या है ऑड, और ऑड के लिए हमारा आंसर कितना आएगा n2 - 1। अब n2 क्या है ऑड, अब ऑड नंबर कोई भी सोच लो, 3 सोच लो, 3 - 1 2, 5 - 1 4, 7 - 1 6, हमेशा आंसर क्या आएगा इवन। मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि fn1 का आंसर हमेशा ऑड आएगा, fn2 का आंसर हमेशा इवन आएगा। तो यहाँ से हमें श्योरिटी होगी कि fn1 और fn2 भी कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, और अगर ये आपस में देखो एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे, इमेजेस भी इक्वल नहीं आई, देयरफॉर
f इज 1 1। अब सेम वे से ही हम केस फोर्थ को डिस्कस करेंगे। वो जस्ट इसकी मतलब हमें यहाँ पर नकल ही करनी है, मतलब जस्ट हमें कॉपी ही करना है उसको। अब देखो ये हमारा केस फोर्थ है, यहाँ पर n इवन था n2 ऑड, यहाँ पर मैंने वाइस वर्सा किया है, n1 ऑड है n2 इवन है। ये हमारा लास्ट केस है। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, आपको पता है इवन नंबर और ऑड नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो fn1 को चेक करते हैं। अब ऑड है, ऑड के लिए आंसर कितना आएगा n1 माइनस 1, मतलब ऑड में से अगर मैं एक माइनस करूँगा तो कितना आंसर आएगा, आपको पता है इवन। कोई भी ऑड नंबर उठा लो दुनिया का आप, 99 माइनस 1 98 इवन। तो सेम वे से fn2। अब देखो fn2, ये n2 इवन है, तो इवन के लिए हमारा आंसर किस तरह से आएगा n2 प्लस 1, मतलब इवन नंबर प्लस 1। अगर आप इवन में एक नंबर ऐड करोगे जैसे 98 में 1 ऐड करो 99, वो क्या है ऑड, तो वो हमेशा क्या आएगा ऑड। मतलब यहाँ पर fn1 का आंसर हमेशा इवन आएगा और fn2 का आंसर हमेशा ऑड आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे, इमेजेस भी इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर f इज 1 1। अब आपके सामने ही है, हमने 4 केसेस डिस्कस किए, 4 केसेस ही थे, चारों को डिस्कस किया और चारों में हमारा फंक्शन क्या आ गया 1 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर f इज़ 1 1। मतलब फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो पूरा फंक्शन है वो क्या है 1 1। यहाँ पर एक बात आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बाय चांस की बात कर रहा हूँ, अगर 3 केसेस में हमारा फंक्शन 1 1 है और चौथे केस में हमारा फंक्शन 1 1 नहीं आ रहा, तो उस फंक्शन को हम 1 1 नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन में हमारे पास चारों पार्ट्स में हमारा फंक्शन 1 1 था, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या है 1 1। अब 1 1 के बाद हम चेक करेंगे ऑन टू, ठीक है। अब ऑन टू के लिए भी मैंने आपको हमेशा बताया है, देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है। ऑन टू की डेफिनेशन कहती है कि राइट साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच होना चाहिए। मतलब राइट साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ऑन टू को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैंने आपको हमेशा एक ही मेथड करवाया। उस मेथड को स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट y इज इक्वल टू fx, और हम हमेशा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप fx ना लिखो, यहाँ पर आप fn लिख लो, क्योंकि यहाँ पर n है, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, n माइनस 1 इफ n इज ऑड, n प्लस 1 इफ n इज इवन। अब ये हमारी फंक्शन की वैल्यू थी, मतलब fn की वैल्यू थी, और उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया y। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है हम हमेशा ऑन टू में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, मतलब n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज ऑड, y इज इक्वल टू n प्लस 1, n इज इवन, ठीक है। अब ऐसा करो -1 को आप उधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा +1 इज इक्वल टू n, n इज ऑड, इसको अब इधर ले जाओ y माइनस 1 n इफ n इज इवन। अब हमें, क्योंकि हमें n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लो, इसको आप राइट साइड पे लिख लो, n इज इक्वल टू y प्लस 1। यहाँ पर n कितना है ऑड, n इज इक्वल टू y माइनस 1, यहाँ पर n कितना है इवन। अब यहाँ पर भी मुझे आपको एक बात समझानी है। अब देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू, y प्लस 1 का आंसर कितना है ऑड। अगर y प्लस 1 का आंसर ऑड है तो बहुत ध्यान से समझना है, इसका मतलब y क्या होगा इवन। आप देख लो 2 में 1 ऐड कर लो 3, 4 में 1 ऐड कर लो 5, 6 में 1 ऐड कर लो 7। मतलब अगर मैं y की वैल्यू इवन लूँगा तो हमेशा मेरे पास ऑड आंसर ही आएगा। अगर आप यहाँ पर ऑड वैल्यू लेके देखोगे y की वैल्यू ऐसा करो, आप 3 फिल कर लो, 3 + 1 4, 4 क्या है इवन, बट वो कितना आना चाहिए ऑड। तो इसलिए y हमेशा यहाँ पर क्या होगा इवन,
ये हमें पक्का क्लियर है। अब सेम वैसे ही यहाँ पर, अब y माइनस वन कितना है, इवन। अगर y माइनस वन इवन है तो इसका मतलब y क्या होगा, ऑड। आप चाहे चेक कर लो, देख लो, जैसे 3 माइनस वन 2 इवन है, 5 माइनस वन 4 इवन है, 7 माइनस वन 6 इवन है। अगर आप यहाँ पर इवन वैल्यू फिल करोगे, जैसे 2 माइनस वन कितना होगा, 1, वो ऑड है तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें ये श्योरली पक्का पता लग गया कि y क्या है, हमेशा ऑड। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फंक्शन डिफाइन करना है। तो अब मैं इसको कंबाइन करने लगा हूँ, n इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, y प्लस वन, y इज़ इवन, y माइनस वन, y इज़ ऑड। तो मैंने अपना n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख ली। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद जस्ट हम अपनी रफली चेक करते हैं कि क्या हर एक y n के साथ अटैच हो रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि y कहाँ से आ रहा है, होल नंबर में से। अब देखो y होल नंबर में से आ रहा है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अब ऐसा करते हैं, y को 0 फिल करो, 0 मतलब इवन, तो इवन के लिए कितना आंसर आएगा, 1 n। अब ऐसा करो, 2 फिल कर लो, 2 प्लस 1 3, 4 फिल कर लो, 4 प्लस 1 5, ये भी मतलब n है, ये भी n का मतलब ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। ठीक है। अब सेम वे से अब ऐसा करो, y की वैल्यू 1 फिल कर लो, मतलब ऑड फिल कर लो, 3 फिल कर लो। ये जस्ट आपके लिए, आपने एग्ज़ाम में इसको नहीं करना। अगर आप ऑड फिल करोगे तो ऑड में आंसर किस तरह से आएगा, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4। ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। मतलब मैं y की कोई भी वैल्यू फिल करूं वो किसी ना किसी n के साथ अटैच हो रहा है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू होल नंबर देयर इज n बिलोंग्स टू होल नंबर such that fn is equal to y। मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि हर एक y किसी ना किसी n के साथ अटैच हो रहा है। तो therefore f is on to, मतलब हमारा फंक्शन on to है। अब सिंस हमारा फंक्शन 1 1 भी है, on to भी है, यहाँ पर लिख दो, सिंस f is 1 1 on to which implies बाइजेक्टिव। और अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन क्या है, विच इम्प्लाइज f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। तो हमने इसको बड़ी ही ईजिली इन्वर्टेबल प्रूव कर दिया। अब उन्होंने ये बोला था कि आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। अब देखो इनवर्स ढूंढना भी हमारे लिए बहुत इजी है। अब देखो अगर इसको हम डेफिनेशन से करते तो डेफिनेशन से हमें क्या मिलता है कि हमें g मैपिंग मिल जाती है जो f की क्या होती है, इनवर्स। तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सीधा ही मैपिंग आ जाती है। बट यहाँ पर भी आपने डरना नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं करना। मैं आपको पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अब हमारा फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल। अगर वो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का क्या मतलब होता है कि फंक्शन 1 1 on 2 है। देखो हमने क्या लिखा था, एफ एन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, 1 1 on 2 का क्या मतलब होता है कि फंक्शन को मैं रोटेट कर सकता हूँ, मतलब इन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं एन को लिख सकता हूँ एफ इनवर्स वाई, क्योंकि देखो ये हमारी इनपुट है, ये आउटपुट है। अब ये हमारी देखो, अब ये हमारी इनपुट बन गई और ये हमारी आउटपुट बन गई। देखो मैंने चेंज कर दिया, अब ये हमारी इनपुट से आउटपुट, अब ये आउटपुट से हमारी इनपुट बन गई। मतलब मैंने रिवर्स मैपिंग लिख दी। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो विच इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई। मतलब इनवर्स इसका कैसे फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू कितनी आपके सामने ही है, वाई प्लस 1, वाई इज इवन, वाई माइनस 1, वाई इज ऑड। तो अगर इसको मैं अच्छे से और लिखना चाहूँ तो f इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 1 इफ़ y इज़ ऑड
y प्लस 1 इफ़ y इज़ इवन। तो ये हमारी क्या है, मतलब इन्वर्स मैपिंग, जो हमने इन्वर्टेबल, मतलब पहले हमने 1 1 ऑन 2 प्रूव किया, 1 1 ऑन 2 से हमारे पास ये प्रूव होगा कि फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल से हमें पता लग गया कि फंक्शन को हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का क्या मतलब है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू ये थी, और इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूँ। कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एफ और एफ इनवर्स इक्वल है। अब आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन था वो इस तरह से डिफाइन है, n-1 अगर n ऑड है, n+1 अगर n इवन है। एफ इनवर्स का मतलब जस्ट ये है कि ये इनवर्स है, आप इसको जी भी लिख सकते हो। y-1 y ऑड, मतलब ऑड के लिए -1, इवन के लिए +1, ऑड के लिए -1, इवन के लिए +1। तो ये दोनों मैपिंग्स आपस में इक्वल हैं। तो पेपर में कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्या दोनों मैपिंग्स इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हो कि यस, एफ और एफ इनवर्स दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल। आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफ और एफ इनवर्स इक्वल हैं, तो आप लिख दो दी इनवर्स ऑफ f इज f itself, कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम ही फंक्शन है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ द इनवर्स ऑफ f इज f itself। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है जिसकी डोमेन कितनी है, r मतलब रियल नंबर, को डोमेन कितनी है, r मतलब रियल नंबर्स। अब वो डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ एफ एक्स, मतलब f के अंदर एफ एक्स को हमें फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है, ये बेसिकली कंपोजिशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं, लेट f फ्रॉम r टू r, डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मैं फाइंड क्या करना है, लेट f के अंदर एफ एक्स को हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। आपको पता है कंपोजिशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया कि हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। अब बाहर कौन सा फंक्शन है, f। अब आपको पता है कि देखो एफ एक्स किस तरह से आंसर देता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो 1 1, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी x है मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। अब 1 की जगह पर कौन है, एफ एक्स, तो जहाँ पर भी 1 है या जहाँ पर भी x है उसको एफ एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इतना इजी है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 है, फिर x की जगह पर एफ एक्स, फिर प्लस 2। देखो x की जगह पर मैंने एफ एक्स लिख दिया, यहाँ पर अंदर x था और यहाँ पर अंदर कौन है, एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स की अपनी वैल्यू भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। एफ एक्स की अपनी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो किस तरह से आंसर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस 3x। सी की वैल्यू कितनी है, 2, फिर 2। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3x प्लस 2, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3x, सी की वैल्यू कितनी है, 2, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 3। अब इस पर आते हैं, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9x माइनस 3 2 6 प्लस 2। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन ही करनी है। तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, 2 3 ज़ा -6 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो -12 एक्स, 2 2 ज़ा 4, 4 एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x, -6 + 2 कितना आएगा -4। ठीक है, अब जस्ट हमें आंसर को कंबाइन ही करना है और हमने अपना फाइनल आंसर देना है। अब देखो x4 सबसे बड़ी टर्म है, इसके साथ वाली और कोई भी टर्म नहीं है, तो x4। अब देखो x की पावर 4 के बाद एक्स क्यूब वाली टर्म्स, ये भी सिर्फ एक ही है, तो -6x क्यूब। अब इसके बाद हम स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे, 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 13x स्क्वायर -3x स्क्वायर, तो कितना रह गया 10x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद x वाली टर्म्स, ओनली x वाली, -12x प्लस 9x, तो कितना आएगा -3x। अब कांस्टेंट 4 -4, ये आपस में कट कर दो, 4 -4, तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर जो परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। So next question, show that the function f from R to x belongs to R such that x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। अब देखो यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है हमेशा की तरह, जिसकी डोमेन कितनी है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये देखो ये क्या होती है हमेशा कोडमेन। अब कोडमेन हमारी कैसी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर है बट x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो हमारा फंक्शन है उसकी डोमेन तो है R और उसकी कोडमेन कितनी है -1 और 1 ओपन ब्रैकेट, मतलब -1 और 1 को छोड़ के उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हमारी क्या है कोडोमेन है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा यही बताया कि आपको अपनी फंक्शन की पहले अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। डिफाइंड बाय, अब फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे है, fx = x/1 + mod x। इसका क्या मतलब है mod x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब ये जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसको हमें प्रूव करना है कि ये क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शन, मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं f फ्रॉम R to, इसको ऐसे ही लिख लो जैसे बुक में लैंग्वेज गिवन है आपको, पर इसका मतलब पता है, इसका मतलब यही है कि इसकी जो कोड मेन है वो -1 और 1 के बीच में ही है। ठीक, अब देखो फंक्शन डिफाइन कैसे है, x/1 + mod x। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, और आपको पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा हमें 2 वैल्यूज़ देता है, प्लस अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, माइनस अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, अगर x की वैल्यू मान लो 1 है तो mod 1 का आंसर कितना आएगा, 1 मतलब 0 से बड़ा है तो x मतलब 1, और अगर x की वैल्यू -1 है, अगर x की वैल्यू -1 है मतलब ये 0 से छोटा है, तो इसका आंसर कैसे आएगा -x मतलब -1 मतलब +1। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू फिल करें चाहे हम नेगेटिव वैल्यू फिल करें, मॉडुलस फंक्शन हमेशा इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें आंसर करता है। तो मैं यहाँ पर भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, fx = x/1 + x if x > 0, x/1 - x, मतलब इस मॉड का आंसर -x आएगा इफ़ x < 0। तो जो हमारा सिंगल फंक्शन था मॉड में उसको मैंने जब ब्रेक किया तो मेरे पास वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। 0 या 0 से बड़े के लिए और वैल्यू है, 0 से छोटे के लिए और वैल्यू है। और आपको पता है इसको हमें क्या प्रूव करना है, 1 1 ऑन 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो 1 1 के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 डोमेन में से 2 एलिमेंट्स ले लो। डोमेन कौन सी है हमारी, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, अब देखो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया भी था कि सेकंड क्वेश्चन में जो भी हम प्रोसीजर करेंगे वो आपको फोर्थ क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अब देखो वो कैसे, अब देखो
अब x1 और x2 मैंने दो रियल नंबर ले लिए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि दोनों 0 या 0 से बड़े ही हों, ये भी तो हो सकता है कि दोनों 0 से छोटे हों, और ये भी हो सकता है कि एक 0 या 0 से बड़ा हो और दूसरा 0 से छोटा हो। तो हमें सभी केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखो ये है हमारा फर्स्ट केस कि दोनों मैंने मान लिए कि दोनों 0 या 0 से बड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट इमेजेस क्या हैं, सेम। ठीक है, अगर इमेजेस सेम हैं तो fx1 का आंसर, x1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो किस अकॉर्डिंग आंसर देगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 को 1 प्लस x2 से, x2 को, इस x2 को 1 प्लस x1 से, तो x1 प्लस x1 x2, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो x2, इसको मल्टीप्लाई करोगे x2 x1। अब आपके सामने ही है x1 x2 x1 x2, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, x1 x2 x1 x2। तो हमारे पास क्या बच गया, x1 इक्वल टू x2। अब देख लो, हमने इमेजेस सेम मानी थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, और हमारी 1 1 की डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर इमेजेस सेम है और एलिमेंट्स भी सेम आ गए तो फंक्शन क्या है, 1 1। तो देयरफॉर f इज़ 1 1, मतलब इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब इसी तरह से हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। अब देखो ये हमारा सेकंड केस है, यहाँ पर दोनों 0 या 0 से बड़े थे, यहाँ से दोनों 0 से छोटे हैं। तो सेम वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2। क्वेश्चन देखने में लेंथी जरूर है, बट ये सारा प्रोसीजर हमने बहुत बार किया, हमारे लिए करना बहुत ईजी है। तो fx1 इक्वल टू fx2, तो आपको पता है fx1 का आंसर x लेस देन 0 के लिए कितना आएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1। सेम वे से x2 अपॉन 1 माइनस x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस x2 से, x2 को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस x1 से। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 x1। अब फिर से यहाँ पर माइनस x1 x2 माइनस x2 x1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अगर ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास कितना रह गया, x1 इक्वल टू x2। अब यहाँ पर भी इमेजेस सेम मानी थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, देयरफॉर f इज़ 1 1, मतलब इस केस में भी हमारा f क्या है, 1 1। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, x1 को मान लो हम 0 या 0 से बड़ा सपोज करेंगे और x2 को हम 0 से छोटा सपोज करेंगे। अब देखो ये हमारा थर्ड केस है, इसमें x1 क्या है, 0 या 0 से बड़ा है, x2 0 से छोटा है। अब देखो फिर से जैसे इवन ऑड वाले क्वेश्चन में थर्ड केस में हमारा ये वाला मेथड फेल हो जाता है, सेम यहाँ पर भी ये मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि देखो x1 क्या है, 0 या 0 से बड़ा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x1 पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, x2 नेगेटिव है। और कभी भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला मेथड यहाँ पर हमारा फेल हो जाता है। तो आपको पता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सिंस, इसको उल्टा करेंगे, x1 नॉट इक्वल टू x2। ये हमें पता है ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, मतलब ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और अगर ये इक्वल नहीं हो सकते तो इसकी इमेजेस देखेंगे, fx1। अब x1 क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1। ठीक है, अब देखो क्योंकि देखो x1 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो x1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये 0 से बड़ी है, तो अब यहाँ पर वैल्यू फिल करो f ऑफ 2, मतलब fx1 की fx1, तो कितना आंसर आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2/3। मतलब ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर फिल करो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप 0 फिल करोगे तो 0 आएगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका आंसर विच इम्प्लाइज आप लिख सकते हो fx1 की वैल्यू हमेशा
ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी ही आएगी। आपके सामने ही है, आप ज़ीरो फिल करके देख लो। एफ ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, 0/1 + 0, दैट मीन्स ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अब सेम वे से देखो fx2। अब fx2 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन इस तरह से आंसर देगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो x2 क्या है, नेगेटिव, तो मान लो x2 की वैल्यू -1 है। ठीक, तो fx2 = f ऑफ -1, यहाँ वैल्यू फिल करो, -1 अपॉन, इस तरह सॉल्व होगी, -1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। अगर आप दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर इसमें फिल करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, विच एम्प्लाइज fx2 है यहाँ पर, इज नेगेटिव। अब देख लो आपके सामने ही है, fx1 का आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हो तो लिख लो कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और ये हमेशा 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब आप मेरे को बताओ, क्या कभी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल हो सकते हैं, विच एम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। देखो क्या हुआ कि हमने एलिमेंट्स देखा कि वो सेम नहीं थे, तो इमेजेस भी सेम नहीं आई, देयरफॉर f इज़ 1 1, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन यही कहती है, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, 1 1। अब सेम वे से ही हम केस फोर्थ को डिस्कस करेंगे, वो जस्ट हमें इसको कॉपी ही करना है। अब देखो केस फोर्थ में क्या है, यहाँ पर x1 0 या 0 से बड़ा था, यहाँ पर वो 0 से छोटा हो गया, x2 0 से छोटा था, यहाँ पर वो 0 से बड़ा हो गया, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, अब आपको पता है, मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, x1 और x2 कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आपस में इक्वल नहीं होते। तो fx1 को देखते हैं। fx1 मतलब x1 < 0, इसके लिए आंसर कैसे आएगा, 1 - x1। और आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई मैं नेगेटिव वैल्यू फिल करूं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू फिल की थी, तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू फिल करूँगा तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, विच एम्प्लाइज fx1 ऑलवेज < 0, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे इसमें, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आपके सामने है, -1 0 से छोटी है, यहाँ पर मैंने -1 फिल किया, 1 -1 तो +2 -1/2 नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। अब सेम वे से fx2, अब आपको पता है x2 0 या 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, x2/1 + x2, विच एम्प्लाइज, अब देखो x2 की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है। अब आपके सामने है 2 फिल किया मैंने यहाँ पर, 2/1 + 2, 2/3, ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर फिल करके देख लो, 0 फिल करोगे तो 0 आएगा, अगर 0 या 0 से बड़ा नंबर फिल करोगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो विच एम्प्लाइज fx2 का आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। यहाँ पर भी आप लिखना लिख लो, ये हमेशा हमें नेगेटिव आंसर देगा और ये हमेशा हमें 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आंसर देगा। तो विच एम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2, तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे, इमेजेस भी इक्वल नहीं आई, देयरफॉर f इज़ 1 1 इन दिस केस आल्सो। अब देखो इस क्वेश्चन में इसके 4 केसेस थे, हमने चारों केसेस को डिस्कस किया, सभी में f क्या है, 1 1, देयरफॉर आप लिख सकते हो f इज़ 1 1, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 तो है। अब 1 1 के बाद हम क्या चेक करेंगे, ऑनटू। देखो ऑनटू की डेफिनेशन क्या कहती है कि राइट साइड के सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी न किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। तो हम ऑनटू कैसे करते हैं आपको पता होगा, लेट y = fx। ठीक है, अब हम यहाँ पर fx की वैल्यू फिल करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है fx की डबल वैल्यू है x/1 + x, इफ़ x > 0, x/1 - x इफ़ x < 0। तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू थी, फंक्शन को मैंने क्या लिखा है, y। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
अब आपको पता है कि हम ऑन टू में क्या करते हैं, हम ऑन टू में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करें, थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, x लेस देन 0। यही सारा सेम प्रोसीजर हमने सेकंड क्वेश्चन में और यही सारा सेम प्रोसीजर हमने 12th एग्जाम्पल में भी किया था। अगर आप ऐसा ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट में करते जाओगे तो आपको रिलेशन एंड फंक्शंस में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y को मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी कर लो 1 माइनस एक्स, x लेस देन 0। इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लो कि ये दो टर्म्स इकट्ठी हैं, ये दो टर्म्स इकट्ठी हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 0। अब ऐसा करो, इसको आप उधर ले जाओ। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ क्योंकि हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स वाई, एक्स लेस देन 0, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई, एक्स ग्रेटर देन 0, x कॉमन ले लो 1 प्लस वाई, एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y अपॉन, इसको अब इधर ले आओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 0। अब देखो, देखने में थोड़ा सा प्रोसीजर आपको लंबा लग रहा होगा, बट आप एग्जाम में इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप लिख सकते हो। ये जो भी बीच की कैलकुलेशन है, इसको आप रफ में जल्दी जल्दी से कर सकते हो और बता सकते हो कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, क्योंकि मुझे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, तो ऐसा करो, x को आप लेफ्ट साइड पर और y को आप राइट साइड पर लिखो। तो x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अब देखो, इसके बाद आपको पता है कि हमें आंसर को कंबाइन करना होता है। जैसे x इज इक्वल टू, हमें कुछ इस फॉर्म में अपना आंसर देना है, y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी कि ये आंसर कब आएगा और ये आंसर कब आएगा। अब उसके लिए मुझे आपको 2-3 बातें एक्सप्लेन करनी है। अब देखो, सबसे पहले ये हमारा फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये क्या है, हमारी डोमेन, और ये हमारी क्या है, कोडोमेन। अब देखो, x एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई। अब x हमारी क्या है, इनपुट, इनपुट मतलब डोमेन। अब x की वैल्यू क्या है, x कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब y हमारा कहाँ से आ रहा है, कोडोमेन में से। अब कोडोमेन की वैल्यू कितनी है, -1 और 1 के बीच में। मतलब यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर होगी कि y जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होगा, ये इससे आगे या पीछे नहीं जा सकता। अगर एक सेकंड के लिए आप मान भी लो कि y की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 1 मैं यहाँ पर फिल करूँ, इसमें 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0, ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू -1 फिल करूँ यहाँ पर, -1 अपॉन 1 प्लस -1, तो ये भी कितना आएगा, -1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। मतलब y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 के लिए, दोनों के लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है, नॉट डिफाइंड। मतलब इन दोनों के लिए हमारे पास कोई भी x नहीं है। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स, मतलब 1 और -1 किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा अगर y 1 और -1 होगा।
तो इसलिए उन्होंने कोडोमेन में से 1 और -1 को पहले ही निकाल दिया। मतलब यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर है कि y की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। अब देखो, जो दूसरी बात मुझे आपको क्लियर करनी है वो क्या है कि यहाँ पर हम कंडीशंस कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर कंडीशंस लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली है और यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई हैं, और जब भी हमारे फंक्शन में डबल वैल्यू होती है तो हम हमेशा कंडीशंस लिखते हैं। आपको याद होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी हमने लिखी थी, ये देखो, ये हमारा मतलब कि फंक्शन था x ग्रेटर देन, मतलब 0 या 0 से बड़े के लिए ये वाली वैल्यू है, 0 से छोटे के लिए ये वाली वैल्यू है। तो हमें कंडीशंस तो यहाँ पर भी बतानी पड़ेंगी। अब देखो, आपको बताया कि y की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ तो मतलब y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर 0 होगा। अब देखो, पहले इसकी बात करते हैं, y/1 - y। अब देखो, y/1 - y, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर x, और x कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी। अब वो कैसे आएगी, अब हमें वो चेक करना है। अब ऐसा करो, आप ना ऐसा करो, यहाँ पर y को ना 0 फिल कर लो। अगर मैं 0 फिल करूँगा तो 0/1 - 0, 0/1 कितना आ गया, 0, मतलब ये वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ सकती है। अब ऐसा करते हैं, अब आपको पता है 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स रियल नंबर हो सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, कुछ भी। तो ऐसा करते हैं, y को ना 0.5 फिल करके चेक करते हैं। ये मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू होगी 0.5, 0.5, 1 - 0.5। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1, मतलब पॉजिटिव, मतलब ये 0 से बड़ा है। और अगर आप ऐसी कोई भी वैल्यू फिल करोगे, 0.7, 0.8, कुछ भी फिल करोगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 0 फिल करोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो हमें क्लियर है कि जब भी हम y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी फिल करेंगे और 1 से छोटी, क्योंकि 1 से तो हम आगे जा नहीं सकते, तो हमारा आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि y जो है वो 0 या 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो, दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, y/1 + y। अब आपको पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x, और x क्या है, लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी ही होनी चाहिए, मतलब वो नेगेटिव होनी चाहिए। अब देखो, 0 से बड़ी और 1 से छोटी के लिए हमने चेक कर लिया, वो हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है, मतलब इस अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। अब 0 से छोटी वैल्यू चेक करते हैं और -1 से बड़ी। तो ऐसा करो, अब यहाँ पर भी आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो। मैं जस्ट आपके लिए एक बार -0.5 ये फिल करके चेक करके देख लेते हैं। तो -0.5/1 + -0.5, तो कितना आएगा, -0.5/0.5 कितना आ गया, नेगेटिव -1। मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, अगर y की वैल्यू 0 से छोटी है और -1 से बड़ी है। तो हमें ये भी पता लग गया कि y/1 + y ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर y जो है हमारा वो -1 से बड़ा है, क्योंकि -1 से पीछे हम जा नहीं सकते और 0 से छोटा है। तो अब आपके सामने ही है, देखो हमने एक कंप्लीट फंक्शन लिख लिया जिसमें हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखी और उसकी कंडीशंस भी लिख ली। अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप है ऑन टू का। अब देखो ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं कि क्या सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं। अब वैसे तो मैंने इसको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आप देखते ही बता सकते हो कि सभी y x के साथ अटैच कर रहे हैं, बट फिर भी जल्दी से एक बार आपको बता देता हूँ। अब आपको पता है कि y जो है हमारा वो -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। अब ऐसा करो, अगर आप यहाँ पर 0 फिल करोगे तो अब आपको पता है कि अगर y की वैल्यू 0 होगी तो वो इस अकॉर्डिंग आंसर करेगा, मतलब y/1 - y। तो अगर मैंने 0 फिल किया तो 0 आया। अब 0 क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है। अगर मैंने 0 से बड़ी वैल्यू जैसे 0.5 फिल की तो कितना आंसर आया, 1। अब 1 क्या है, एक रियल नंबर। सेम वे से अब जरूरी नहीं कि 0.5 फिल करना, आप कोई भी वैल्यू फिल करके चेक कर लो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। अब सेम वे से अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर मैंने 0 से छोटी वैल्यू और -1 से बड़ी वैल्यू अगर मैं फिल करूं जैसे -0.5, तो हमारा फंक्शन इस अकॉर्डिंग आंसर करेगा y/1 + y। तो इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आंसर आया, -1। अब ये भी क्या है, एक रियल नंबर। आप 0 से छोटी और -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू फिल कर लो,
उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर। मतलब और x कहाँ से आ रहा है, हमारा रियल नंबर में से ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा हर एक y किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो ऑन टू है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि y की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। देयर इज x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज इक्वल टू y। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक y किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है। तो देयर फोर f इज ऑन टू। अब आपके सामने ही है, हमारा फंक्शन 1 1 भी था, f इज 1 1 ऑन टू विच इम्प्लाइज बाइजेक्टिव। अब देख लो आपके सामने ही है, ये जो क्वेश्चन था देखने में काफ़ी टिपिकल लग रहा था, बट उसको हमने बड़ी ही ईजिली पहले 1 1 प्रूव किया, 4 केसेस डिस्कस किए, चारों को हमने बड़ी ईजिली डिस्कस कर लिया, समझ भी हमें आए क्योंकि हमने सेम वैसे ही एग्जाम्पल 12th और वैसा ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले। तो हमने बड़ी ही आसानी से उसको पहले 1 1 प्रूव किया। अब उसके बाद हमने ऑन टू को चेक किया। अब ऑन टू का भी जो सारा प्रोसीजर था वो सेम वैसा ही था जैसे हमने एग्जाम्पल 12th और क्वेश्चन सेकंड में किया। तो हमने बड़ी ही ईजिली इस क्वेश्चन को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया। और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन या कहीं पर भी और चेक करोगे तो वो आपको कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है r टू r, उसकी डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, को डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। अब ये जो फंक्शन है ना fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हमें इंजेक्टिव प्रूव करवाना है। अब कुछ बच्चों के लिए ये वर्ड नया भी हो सकता है कि इंजेक्टिव क्या है, बट अगर आपने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया तो मैंने आपको हमेशा बताया कि 1 1 का अदर नेम क्या होता है, इंजेक्टिव। और ये आप हमेशा याद रखोगे क्योंकि नहीं तो आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें इंजेक्टिव का मतलब 1 1 है या ऑन टू। तो आपने प्लीज़ याद रखना है इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन डिफाइन कैसे है, r टू r, ठीक है। तो फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको हमें इंजेक्टिव मतलब 1 1 चेक करना है। तो यहाँ पर आप लिख लो इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1, ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अब 1 1 के हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, इसको मुझे आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आपको पता हम क्या करेंगे, लेट हम दो इमेजेस सेम मान लेंगे कि दो इमेजेस क्या हैं, सेम, ठीक है। दो इमेजेस क्या हैं, सेम। तो fx1 का आंसर किस तरह से आएगा, x1 का क्यूब, x2 का आंसर किस तरह से आएगा, x2 का क्यूब। अब यहाँ पर आप x1 का क्यूब और x2 का क्यूब आपस में कट कर सकते हो, विच एम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। अब आपके सामने ही है, इमेजेस सेम सपोज की थी, एलिमेंट भी सेम आ गए। देखो अगर हम इमेजेस सपोज कर लें कि वो सेम है और एलिमेंट्स भी सेम आ जाएं, इसका मतलब हर एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, और यही तो हमारी 1 1 की डेफिनेशन है। तो विच एम्प्लाइज f इज, चलो जो भी लैंग्वेज उन्होंने लिखी है, f इज इंजेक्टिव। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में मुझे आपको एक बोनस बात बतानी है, वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकती है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो f फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, fx1 इक्वल टू fx2, मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल किया है, और यहाँ पर लिखेंगे x1 इज इक्वल टू x2। अब इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो f इज़ 1 1 या इंजेक्टिव। बट ये क्या है, गलत है।
अब ये गलत क्यों है, इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, आपने ये बात याद रखनी है कि हम कभी भी स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब देखो कैसे, अब मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो मैं x को लिख सकता हूँ प्लस माइनस √4 मतलब 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, +2 और -2। दो वैल्यूज़ क्यों हैं, देखो दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वो भी 4 होता है। तो मतलब 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो इसको मैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं कर सकता। इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, विच एम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि इसके दो आंसर हैं और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो हम बोल सकते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2। अब क्यूब में क्या होता है, देखो मैं आपको क्यूब में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो x³ इज इक्वल टू 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। यहाँ पर -2 नहीं आ सकता, क्योंकि -2 का क्यूब कितना होगा -8। तो इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्यूब से क्यूब कट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर दो वैल्यू हो सकती हैं, तो इसलिए मैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं कर सकता। तो अगर इसको मैं जर्नलाइज में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी आप इवन पावर, जैसे x की पावर अगर इवन हो दोनों तरफ, तो उसको आप कट नहीं कर सकते। इवन का मतलब स्क्वायर 4 पावर 6 पावर 8 पावर, क्योंकि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते और उनको हम कट नहीं कर सकते। बट अगर कभी भी आपके पास ऑड पावर आए दोनों तरफ, तो आप ऑड पावर को कट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर था, मैंने क्यूब को क्यूब से कट कर दिया, 5 पावर को मैं कट कर सकता हूँ, 7 को भी कट कर सकता हूँ। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको और क्लियर करना चाहूँगा। अब आप बोलोगे कि सर आप इतना कंफ्यूज मत करो। देखो मुझे होता है कि मैं आपको हर बात बताता चलूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स के माइंड में किसी भी तरह की कंफ्यूजन और डाउट हो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैं इवन को इवन पावर से कट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दो आंसर हो सकते हैं, प्लस और माइनस। अब यहाँ पर आप ये भी बात सुन लो कि f फ्रॉम r टू r होना चाहिए। अगर बाय चांस f फ्रॉम n टू n हो, जैसे इस क्वेश्चन में r टू r था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी ना r टू r, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो n टू n हो, तो मैं x1 इवन पावर को इवन पावर से कट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, तो इसका x की वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी +2, क्योंकि -2 तो नेचुरल नंबर में होगी नहीं, और x कहाँ से आ रहा है हमारा नेचुरल नंबर में से, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स तो होते नहीं हैं। तो सिर्फ इस सिचुएशन में हम इवन पावर को इवन पावर से कट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो इन सभी बातों का प्लीज़ आपने ध्यान रखना है। ये कम्प्लीटली मेरी तरफ से था। ये दोनों चीज़ें, मतलब ऐसे सभी क्वेश्चंस आपको MCQ और 2 मार्क्स दोनों में पूछे जा सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।